हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आपको पता है, आज हमारी फिजिक्स की जो है आंसर पेपर जो हमारा चल रहा है सेट 6 उसकी 3rd क्लास है, ठीक है। और आज हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे। तो आई होप सभी आप सभी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे और वीडियो देख के जो भी अपनी प्रिपरेशन है उसको आगे तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होने ही हैं, अभी तक कोई पोस्टपोन की कोई न्यूज़ नहीं आई है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम पक्का होंगे, ठीक है। तो उसी की तैयारी में लगे रहिए और जो भी वीडियो आपको मिल रही है प्लीज़ करके उसको जो है आप लाइक करें। जो भी वीडियो बच्चा देख रहा है कमेंट अप करके अपना नाम लिख दें, कोई डाउट है तो डाउट पूछ लें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करते रहें जो अपने फ्रेंड्स हैं, क्योंकि इस टाइम किसी की क्लास नहीं चल पा रही है, सब ट्यूशन में सब कोचिंग बंद है। तो हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, आपका भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो, सबका फ़ायदा हो, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल तक जो है अभी तक हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और 7 जो क्वेश्चन है उसका हम जो है आज जो अथवा वाला पार्ट है उस क्वेश्चन को करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन सब बच्चे ध्यान से पढ़ लेंगे, सभी ध्यान से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है क्या बोलता है कि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए और एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत L स्वप्रेरण गुणांक की परिणालिका तथा एक बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। ये तो एक तो इसमें परिभाषा पूछी है और एक छोटा सा इसमें एक न्यूमेरिकल है, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो उसमें क्या दिया है, इसमें एक हमें कुंडली बनाई है यहाँ और साथ में जो है इसमें एक यहाँ जो है बल्ब लगा दिया है, ठीक है। यहाँ उसने बल्ब हमें लगा के दे दिया और यहाँ जो है एक ये सर्किट है हमारा और हमें क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते रहिए। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये समझ लो कि 80% काम आपने कर लिया है, ठीक है। उसको इम्प्लीमेंट करना, फॉर्मूला लगाना वो अलग चीज़ है। तो समझना क्वेश्चन को समझना ही सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ। तो क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ जो है ये एल है, सपोज ये एल हो गया और यदि यहाँ कोई बल्ब है, ये कोई बल्ब है, ठीक है। तो बल्ब जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस ही तो है, प्रतिरोधी तो है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा कुल मिला के एक LR सर्किट उसने हमें दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है समझाइए कि बल्ब से प्रकाश की तीव्रता कैसे परिवर्तित होगी। जो प्रकाश की तीव्रता हमें बतानी है वो तीव्रता में क्या चेंज आएगा, वो तीव्रता बतानी है कि प्रकाश की तीव्रता में कैसे परिवर्तन होगा। पहली बात वो कह रहा है कि इस परिणालिका में फेरों की संख्या कम कर दी जाए। जो ये परिणालिका है उसमें हम क्या काम कर रहे हैं, उसमें हम जो है फेरों की जो संख्या है उसको कम कर रहे हैं। यदि उसको कम करेंगे तो इस बल्ब की जो तीव्रता होगी जलने की उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो इंटेंसिटी होगी बल्ब की, जो बल्ब की इंटेंसिटी होगी, जलने की जो तीव्रता होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें बताना है क्वेश्चन में। अब ये जो क्वेश्चन है वो अभी तक हमारे सामने उसने दिया है, हमें साफ साफ कह रहा है कि LR सर्किट है, ठीक है बात जी। और LR सर्किट में हमारा जो Z निकालना चाहता है क्या होता है, Z बराबर होता है R² + XL², ये सबको पता है, ठीक है। XL बराबर किसके होता है, L × ओमेगा के बराबर होता है, ये भी होता है। अच्छा ओमेगा बराबर किसके होता है, ओमेगा बराबर होता है 2πL के, क्लियर है ना बात। अब देखो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है फेरों की संख्या यदि हम कम करेंगे, यदि इस वैल्यू को हम डिक्रीज करेंगे, इस वैल्यू को हम कम करेंगे, यदि इस n की वैल्यू को हमने कम कर दिया है यहाँ, तो n की वैल्यू को कम करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे क्वेश्चन पर वो हमें बताना है। n की वैल्यू को हमने कम कर दी, n की वैल्यू कम करने से क्या होगा, जब n की वैल्यू कम होगी तो n की वैल्यू कम हो जाएगी, ओमेगा कम हो जाएगा, ओमेगा कम होने से XL हमारा कम हो जाएगा, क्लियर है ना। XL कम हो जाएगा तो Z की वैल्यू क्या आएगी, देखो XL जैसे ही कम होगा तो ये जो मैक्सिमम आ रही थी तो Z भी क्या हो जाएगा, Z जो है हमारा कम हो जाएगा, Z क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। बात इतनी क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए, क्योंकि Z का फॉर्मूला ये है, XL का फॉर्मूला ये है। जब यहाँ से n की वैल्यू कम होगी तो
एक्सल कम हो जाएगा, एक्सल के कम होने से जेड भी हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है आई बराबर होता है वी बटे जेड। अब यहाँ से भी ये समझो कि जेड हमारा कम हो रहा है, जितना जेड कम होगा आई का मान उतना ही बढ़ेगा। तो यदि जेड कम हो रहा है तो जेड कम होने से जो आई है वो बढ़ जाएगा, जो आई है वो बढ़ जाएगा। जब आई बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब आई बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आई बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बल्ब जो है उसकी तीव्रता अधिक हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, जो बल्ब जो तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, जो तीव्रता है वो बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, जो तीव्रता है बल्ब के जलने की वो हमारी बढ़ जाएगी। तो इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंटेंसिटी जो है तीव्रता बढ़ जाएगी, ठीक है। बात है ये बात क्लियर होगी सबसे। अब जो है नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि एक लोहे की छड़ को परिनालिका के भीतर मैंने रख दिया, ठीक है ना बात उतनी। अब एक लोहे की छड़ ली मैंने और उस छड़ को कहाँ रख दिया, परिनालिका के भीतर रख दिया, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, लोहे की छड़ जो है चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो जब यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू बढ़ेगी, म्यू नॉट बढ़ेगा, यहाँ से जो म्यू नॉट है, जो चुंबकीय पारगम्यता है वो बढ़ जाएगी। उसके बढ़ जाने से क्या चीज़ होगा, जो एल है वो बढ़ जाएगा, एल बढ़ जाएगा। एल के बढ़ने से क्या होगा, जो हमारा जेड है, एल यहाँ से इंक्रीज होगा, तो एल के बढ़ने से जो जेड है वो भी क्या हो जाएगा, जो जेड है वो भी बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है। जेड बढ़ जाएगा, जब जेड बढ़ेगा तो आई बराबर किसको होता है, वी बटे जेड के। जितनी जेड की वैल्यू ज़्यादा होगी आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो तीव्रता क्या होगी, यहाँ से हमारी तीव्रता जो है वो घट जाएगी। जो तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, तीव्रता यहाँ से घट जाएगी। तो एक सिंपल सा इसमें लॉजिक है, उसको आप ध्यान से समझ लेंगे। तो ये जो है इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। इसका थर्ड पार्ट देख रहे हैं, थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, थर्ड पार्ट में क्या है वो कि हमारा जो है एक हमने इसमें एक्सी प्रतिघात वाले संधारित्र को परिनालिका के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। हमने एक जो है संधारित्र लिया और संधारित्र को जो है परिनालिका के साथ किसमें जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब ये जो हमारा सर्किट है वो कैसा हो जाएगा, उसमें क्या चेंज होगा, हम यहाँ जो अभी तक देख रहे हैं ये सर्किट जो है हमारा कैसा सर्किट है, ये एक एलआर सर्किट है। और जब हम इसमें क्या काम करेंगे, जब हम इसमें जो है एक्सी और लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एलसीआर सर्किट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ से थर्ड पार्ट में आपको बता रहा हूँ, थर्ड पार्ट में मैं यहाँ कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, ये हमारा जो सर्किट है उसमें एक्सी और जोड़ दिया, ठीक है। और उसमें दिया है कि एक्सी बराबर किसके है, एक्सी बराबर एल के है। अब जेड जो है, जेड क्या हो जाएगा, यहाँ से जेड हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये बताओ, यहाँ से ये वैल्यू दोनों इक्वल है तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर आ जाएगा, जेड कितना आएगा, आर के बराबर आएगा, यानी जो जेड है वो आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जेड की वैल्यू में कमी आ रही है, जेड का मान कम हो रहा है। फॉर्मूला वही आपको पता है, आई बराबर किसके है, आई बराबर है वी बटे जेड के, ठीक है। जेड का मान कम हो रहा है तो इसलिए क्या होगा, आई का मान, जेड का मान कम हो रहा है तो आई का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए तीव्रता बढ़ जाएगी। तो
एक लॉजिक वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है, थोड़ा अलग क्वेश्चन था आपके, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो हमारा सिंपल सा क्या ध्यान रखना है, आई हमें निकालना है, तीव्रता क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जितनी धारा बल्ब के अंदर जाएगी बल्ब उतना ही तेज जलेगा, तो धारा यदि कम है तो तीव्रता, एक सीधी सी बात है कि तीव्रता जो है कम हो जाएगी, धारा कम है तो, और यदि धारा ज़्यादा बल्ब में प्रवाहित हो रही है तो तीव्रता उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो दो कंडीशन ऐसी होंगी जहाँ तीव्रता बढ़ेगी और एक कंडीशन ऐसी होगी जहाँ तीव्रता घट जाएगी, ठीक है। और जो है अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन इसको ठीक करेंगे। यहाँ आर स्क्वायर और होता है, ठीक है जी, कुंडली की उसने त्रिज्या दिया तो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र लिखिए। सीधी सी बात है, दो यदि लेंस हमारे रखे हैं संपर्क में तो उनकी फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, ठीक है, उनकी फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है। देखो फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अब वो लेंस यदि हमारे दोनों उत्तल है तो उत्तल के लिए फोकस दूरी ले लेंगे, और एक उत्तल है एक अवतल है तो उनके लिए ले लेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि हमारा, अच्छा यदि दोनों लेंस बिल्कुल संपर्क में है तो होगा, यदि इन दोनों लेंसों के बीच में कुछ दूरी होगी तो सूत्र क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2, फिर सूत्र ये हो जाता है। तो ये दो सूत्र हैं, ये दो सूत्र आपको याद रखने हैं। यदि दो लेंस हैं और वो एक दूसरे के संपर्क में है, बीच में कोई दूरी उनके नहीं है, तो ये सूत्र हम अप्लाई करेंगे, और यदि कोई दूरी है उनके बीच में तो ये वाला सूत्र अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। हमसे कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक उत्तल लेंस है दूसरा अवतल लेंस है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी वो हमें बताना है, ठीक है, और उसकी प्रकृति क्या होगी, संयुक्त लेंस की प्रकृति बतानी है। देखो कैसे करेंगे, एक यहाँ 1/f बराबर आपको पता है 1/f1 होता है प्लस 1/f2 होता है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यदि यहाँ से एक लेंस तो अवतल है, अब उत्तल है, सॉरी उत्तल की फोकस दूरी प्लस की होती है, ठीक है, दूसरा अवतल है, अवतल की फोकस दूरी माइनस की होती है। इसको जब हम पूरे को सोल्व करेंगे यहाँ से तो कितना आएगा f1 इंटू f2 आ जाएगा, यहाँ आएगा f2 और यहाँ जाएगा f1। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यदि f1 की वैल्यू f2 से बड़ी है, यानी f1 बड़ा है, f1 का मतलब जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है वो ज़्यादा है, तो हमारा जो लेंस होगा वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, जो लेंस होगा वो एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात ये है कि फोकस दूरी तो उत्तल लेंस की ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कंप्लीट जो संयुक्त लेंस है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एक अवतल लेंस की तरह काम कर रहा है। ये उल्टा है, इस बात को ध्यान से समझिए। कुछ वीडियो में इस तरीके से बताया गया है कि यदि हमारा जिस लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है वो लेंस जो है उसी की तरह व्यवहार करता है, संयुक्त लेंस। लेकिन बात ध्यान से समझो, क्योंकि हमारे इस फॉर्मूले में f2 इधर आएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि f1 की वैल्यू f1 यदि बड़ा हो जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव आने से लेंस कंप्लीट लेंस किसका बन जाएगा, अवतल लेंस बन जाएगा। तो कहने का मतलब यदि f1 f2 से बड़ा है, f1 का मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से ज्यादा है, दूरी भले ही ज्यादा हो लेकिन फिर भी लेंस किसकी तरह काम करेगा, अवतल लेंस की तरह, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, यदि f2 बड़ा है f1 से, अब देख लो यहाँ कौन सा लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की कम है, लेकिन कंप्लीट लेंस किसकी तरह व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस,
लेंस एक किसकी तरह व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की तरह। इस चीज को आप ध्यान से समझ लेंगे। इसी फॉर्मूले में जब हम वैल्यू रखेंगे तो आपको साफ साफ निकल के आएगा। यहाँ से जो वैल्यू आएगी, यदि ये वाली वैल्यू को यहाँ रखोगे, F1 बड़ा है तो वैल्यू माइनस की आएगी नहीं आएगी। अच्छा, F2 बड़ा है यहाँ रखोगे तो वैल्यू प्लस की आएगी। तो इसका मतलब क्या है, दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। फोकस दूरी भले ही कौन से लेंस की ज्यादा होगी, उसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट लेंस उसकी तरह व्यवहार करेगा क्योंकि उसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है। बिल्कुल उल्टा है, उल्टा बात याद रखनी है आपको, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब जो है इसका न्यूमेरिकल की तरफ हम चल रहे हैं। न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल में कह रहा है कि दिए गए चित्र में लेंसों के संयोजन से वस्तु S के प्रतिबिंब की स्थिति क्या आती है। हमारा जो है इस क्वेश्चन में उसने यहाँ जो है 3 लेंस उसने बनाए हैं। ये हमारा जो है उत्तल लेंस है, ये उसने उत्तल लेंस बनाया है यहाँ, और एक उसने उत्तल लेंस और बनाया है, ठीक है। यहाँ से जो है इन लेंसों के जो बीच की दूरी है उसमें दी है। यहाँ की जो बीच की दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है हमारी, बात क्लियर है, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ एक वस्तु रखी है S और उसकी दूरी यहाँ से उसने दी है कितनी है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी फोकस दूरी दी है F1, कितने दी है, 10 सेंटीमीटर। इसकी दूरी दी है F2 -10 सेंटीमीटर और इसकी दूरी दी है F3, उसने जो दी है वो है 30 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो इस क्वेश्चन में जो वस्तु रखी है यहाँ, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ जाके बनेगा, ये चीज़ ध्यान से सुनिए। तो देखो मैं पहले वाले लेंस के लिए बात कर रहा हूँ, फर्स्ट जो लेंस है इसके लिए, इस लेंस के लिए ध्यान से समझते रहो आप। इस लेंस के लिए फोकस दूरी कितनी है हमारी, जो फर्स्ट लेंस है इसके लिए फोकस दूरी कितनी है, F1 कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, U का मान कितना है, -30, क्योंकि वस्तु जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, वस्तु की दूरी माइनस की होगी। यहाँ से क्या मैं फॉर्मूला लगा के 1/F बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/V -1/U लेंस हो गई। F का मान उसने दिया है 1/10 है, दूरी पॉजिटिव लेंगे क्योंकि उत्तल लेंस है। V का मान हमें निकालना है, ठीक है। U का मान माइनस कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना जाएगा 1/30, ठीक है। अब जो है 1/V कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/V आ जाएगा माइनस के 1/30 प्लस 1/10, ठीक हो। बात इतनी। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 30 एलसीएम हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपका 1 और यहाँ जाएगा आपका 3, तो यहाँ से V कितना आएगा, V आपका हो जाएगा 15/, V हो जाएगा आपका 2/30, तो V कितना आ जाएगा, यहाँ से V आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है बात। यानी इसका जो प्रतिबिंब बना है वो कितनी दूरी पे बन रहा है, 15 सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है। 15 सेंटीमीटर दूरी का मतलब कहाँ कहाँ बन रहा है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी प्लस की है, तो 10 ये 5 3 10 है, तो कहीं यहाँ जाके प्रतिबिंब बनेगा, कहीं यहाँ जाके क्या बनेगा, यहाँ जाके प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब ये जो प्रतिबिंब बना है, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये जो प्रतिबिंब बना, इस वाले लेंस का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। ये वाला प्रतिबिंब इस वाले लेंस के लिए, इस वाले लेंस के लिए किसकी तरह काम करेगा, एक वस्तु की तरह काम करेगा। तो मैं किस वाले लेंस के लिए ले रहा हूँ, सेकंड लेंस के लिए ले रहा हूँ, लेंस जो है सेकंड। ध्यान से आप समझते रहो, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट को हमें लेके चलना है। ये जो प्रतिबिंब बना इस वाले लेंस का, वो इस वाले लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। देख लो कितनी दूरी पे बन रहा है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर बन रहा है, तो यू हमारा कितना आ गया, यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी है, ये बात ध्यान रख लेंगे। यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी है, तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, इस वाले से 15 सेंटीमीटर की दूरी है, तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से 10 है, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, 5 बचेगी। ये आपके पास समझ आ गई होगी। तो U का मान कितना है, यानी U कहाँ रखा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, फिर पूरी 15 है, यहाँ से मैं दूरी निकालनी है, क्योंकि इस वाले लेंस के लिए हम कर रहे हैं सोल्व,
इस वाले लेंस के लिए वस्तु कहाँ है, जो इसका प्रतिबिंब बना, इसका प्रतिबिंब है ना, ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो कहने का मतलब ये इसके लिए वस्तु है, इस वाले लेंस के लिए ये वस्तु है। दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी कितनी होगी -10 सेंटीमीटर। ये बात आपकी क्लियर होगी, ठीक है। यहाँ से जो है हम क्या काम करेंगे, v निकाल लेंगे दोबारा से। तो 1/f बराबर आपको पता है किसके बराबर होता है, 1/v माइनस 1/u के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/10 आ जाएगा, ठीक है। v और ये क्या हो जाएगा, u वैल्यू माइनस है, उधर जाके v किसका हो जाएगा, उधर जाके v किसका हो जाएगा, मैं इसको अपना फिर में नहीं आ रहा हूँ, मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। जो है मैं सेकंड लेंस के लिए यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले लेंस के लिए वस्तु हमारी कितनी दूरी पे है, u का मान 10 है, क्योंकि यहाँ से 15 है तो यहाँ से कितनी जाएगी 10, ठीक है। f का मान कितना है -10। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला लगा के जो v आएगा वो आएगा हमारा 1/0। तो v कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। v कितना आएगा, इन्फिनिटी। यानी इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इन्फिनिटिव बन रहा है, इन्फिनिटिव तो बन रहा है, ठीक है। तो v का मान क्या आ गया, इन्फिनिटी। अब इसके लिए जो प्रतिबिंब बना है वो इस वाले लेंस के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का, ठीक है। तो थर्ड लेंस, जो थर्ड लेंस है उसके लिए देख रहे हैं, इस वाले लेंस के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। तो यहाँ से u का मान कितना आ गया, इन्फिनिटिव आ गया, इन्फिनिटिव आ गया, वस्तु का काम करेगा। f का मान कितना है, f का मान है 30, फॉर्मूला लगा देंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f का मान 30 रख देंगे, ठीक है। v का मान ये रहा, इन्फिनिटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, यानी कि यहाँ जाके प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी आपकी, ठीक है। तो एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़े कंसेप्ट आपने इसको यूज करने हैं, ठीक है। यहाँ से तो मैं इस पर एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ आपको, ठीक है। और उसके बाद जो है आप जो है ये पार्ट ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो डेरिवेशन बचेंगे ये आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो डेरिवेशन बचेंगे वो आपको घर से सोल्व करके लेके आने हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ना कराया हो या किसी बच्चे ने ना कराया हो आज तक। डेरिवेशन पोर्शन है तो आपको इसको तो आपको पढ़ के तैयारी करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो अथवा वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका जो अथवा वाला पार्ट है उसको ध्यान से करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। इन क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको मिलना मुश्किल हो जाएंगे, तो ध्यान से इसको करते रहें। एक यंग का 20 मिनट एक्सपेरिमेंट है और स्लिटों के जो बीच की दूरी दी है उसने हमें स्लिटों के बीच की दूरी दी है, ठीक है। उसकी दूरी दी है उसने 0.8 मिलीमीटर हमें दूरी उसने दी है, ठीक है। 0.8 मिलीमीटर दूरी दी है। और फिर क्या है कि जो प्रकाश की जो तरंग जो हमें इसमें यूज कर रहे हैं, जो प्रकाश की जो तरंग यूज कर रहे हैं वो तरंग कितनी है, वो उसने दिया है हमें कितना, वो दिया है उसने 72 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बात अपने यहाँ तक तो एक बार वैल्यू लिख के चलेंगे। जो डी है स्मॉल डी वो कितना है 0.8 मिलीमीटर, ठीक है। और जो तरंग दैर्ध्य जो लैम्डा है वो 7200 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। और स्लिट से पर्दे की जो दूरी है जो कैपिटल डी है वो कितना है, वो है 2 मीटर। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है केंद्रीय फ्रिंज से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करो। जो बीच वाली फ्रिंज होती है उस बिंदु से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है जहाँ प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता की 50% होती है। तो जब भी प्रकाश की दो तरंग जिनका कलांतर अलग होता है
ठीक है, एक साथ अध्यारोपित होती हैं तो अधिकतम तीव्रता का एक सूत्र बनता है। क्या सूत्र होता है बताओ? आई आर बराबर होता है 4I cos स्क्वायर 5/2, ये सूत्र होता है। ये बात आपके क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट इसको सूत्र को लिख दिया, ये सूत्र आया कहाँ से होगा, ये आपको पता है, I बराबर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos 5, यहाँ से आया है सूत्र। इस सूत्र को अधिकतम तीव्रता का सूत्र हमसे हमारे ये बनता है, ठीक है। तो यहाँ से सूत्र निकल के आया है। अब यहाँ से मुझे एक बात ध्यान से समझ लेंगे, I1 हमारा I1 I2 के बराबर है, यहाँ से लेते हैं। यहाँ से जो है, जो 4I है वो अधिकतम तीव्रता है, जो 4I है, 4I हमारे I नॉट के बराबर है, अधिकतम तीव्रता के बराबर है। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, I R बराबर I नॉट cos स्क्वायर, ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, उसने दिया है जो तीव्रता है, जो तीव्रता है वो अधिकतम तीव्रता का 50% है। ये उसने क्वेश्चन में दिया है, सिंपल सी बात है। तो अधिकतम तीव्रता, ये वाली जो तीव्रता है वो अधिकतम तीव्रता की 50% है, मतलब क्या है, ये I नॉट बटे 2 है, ठीक है ना बात इतनी। I नॉट साइन नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1/2 cos स्क्वायर, ये बात क्लियर हो गई, वो हो गया आपके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। cos 5/2 यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, 1/4 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जो 5 है कुल मिला के कितना आएगा आपका 5/2 आ जाएगा। इसको आगे की तरफ हम सोल्व करेंगे तो 5 कितना आ जाएगा हमारा 5/2 निकल के आ जाएगा, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2 निकल के आ जाएगी। अब यहाँ से एक फॉर्मूला होता है कि जो कलांतर होता है वो होता है 2π/λ गुना पथांतर, ये सूत्र होता है, ठीक है। पथांतर हमारा क्या है, डेल्टा x है ना, पथांतर क्या है हमारा डेल्टा x। तो डेल्टा x कितना निकल के आएगा, यहाँ से मुझे बता दो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा, कलांतर गुना लैम्डा अपॉन 2π, ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी आपके सबके। अब यहाँ से एक चीज मुझे बताओ, उसमें जो है इस 5 की वैल्यू में दे दी है, 5 की वैल्यू कितनी है 5/2 है, 5 की वैल्यू कितनी है 5/2 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो डेल्टा x है वो कितना आ जाएगा आपका, डेल्टा x आपका आ जाएगा कितना λ/2, ये बात आपकी क्लियर हो गई। ये पथांतर का हमारा सूत्र निकल के आया। अच्छा, पथांतर का जब हम फ्रिंज वाला यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पथांतर का एक सूत्र और बन के आता है, जो हमारा पथांतर होता है ना, पथांतर डेल्टा x वो बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है xd/d, ठीक है। ये पथांतर बराबर किसको होता है xd/d के। अब ये x क्या है, ये x जो है सेंट्रल जो केंद्र होता है उससे जहाँ फ्रिंज बनती है उस फ्रिंज की दूरी है, ठीक है। डायमेंशन आप खोल के देख लेने के बाद यहाँ सब चीजें सब पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो है दो चीजें करके सामने आ गई, पथांतर पे ये वाला भी सूत्र बन गया, ठीक है ना, और एक सूत्र आपका ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या चीज आपके सामने आ गई है, मैं क्या काम कर रहा हूँ, इस λ/4 को बराबर रख दे रहा हूँ किसके, xd/d, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, x निकालना है, वो दूरी तो निकालनी है x, इसको मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 × कैपिटल लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा कितना है 7200 एंगस्ट्रॉम। देखो 7200 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ से 7200 में 10⁻⁻10 मीटर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ये वो सूत्र है जिस सूत्र से मैंने आपको बताया है
ये अधिकतम तीव्रता का सूत्र ये होता है, वहाँ से निकल के आया। ठीक है, 72 वैल्यू रख दी है, 72 गुना, तो इसमें गुना करेंगे 10⁻⁻8 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 0.8, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, जब 4 डी की वैल्यू कितनी है 2 मीटर। इसको आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से जो है जब आप इसको सोल्व करेंगे 2 मीटर है, तो इसको आप आगे सोल्व करेंगे, आंसर हमारा मीटर में, आंसर मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस ये आपको ध्यान रखना है, छोटा सा क्वेश्चन था ये आपको कर लेना है इसमें। सूत्र आप एक बार ठीक कर लीजिए, सूत्र थोड़ा तो उल्टा सूत्र लिखा गया है। सूत्र आपका होता है एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, कैपिटल डी नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब दोबारा से एक बार शुरू कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा एक्स हो जाएगा एक्स डी बटे कैपिटल डी, और ये हो जाएगा आपका λ/4। ठीक है, यहाँ से जो है ये आपका आ जाएगा डी लैम्डा आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा नीचे 4D। ठीक है, तो डी की वैल्यू रख देंगे, लैम्डा की वैल्यू रख देंगे 72 को कितना 10⁻⁸ आ जाएगा। ठीक है, 0.8 गुना 10⁻⁻3। तो इसको सोल्व कर लेंगे, इसके पॉइंट खत्म कर देंगे। पॉइंट खत्म करने के ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुना 10⁻72, 10 कितनी हो जाएगी -7, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 10⁻⁻। ठीक है, इसको जो है आप काट सकते हो, 2 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार कटेगा, ये 2 से कितनी बार कटेगा 8 से 9 बार कटेगा, तो कितना आ गया यहाँ से आ जाएगा आपका 9/2, 10 की पावर ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी 10⁻⁻4, इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा 4.5 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 0.0 इस प्रकार से आएगा, मिलीमीटर में आंसर आ सकता है। ठीक है, तो यही छोड़ सकते हैं, मीटर में आंसर आपका आ जाएगा। तो ये बात आपकी क्लियर होगी। इसके अलावा जो 2 क्वेश्चन हैं, जो 2 डेरिवेशन बचते हैं, डेरिवेशन को जो है आप, वो डेरिवेशन है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, तो ये बात आपकी क्लियर होगी। ठीक है, आई होप आप सबके समझ आ गया क्वेश्चन। तो इसमें एक ध्यान से आपको समझना है, अधिकतम तीव्रता का सूत्र लगाना है पहले, और फिर तीव्रता को अधिकतम तीव्रता के 50% रख देना, 1/2 कर देंगे। पथांतर के 2 फॉर्मूले यूज़ करना है, तो ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस, और कल जो हम आगे का सेट करेंगे, XY सेट से स्टार्ट करेंगे कल के लिए। आपका जो भी कोई डाउट यदि होता है किसी बच्चे का, तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, जो कमेंट सेक्शन है वीडियो का, वहाँ जाके कमेंट करें, अपना नाम लिख दें, और एक बार फिर दोबारा से बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए वीडियो बनाने में। ठीक है, तो आपसे उम्मीद करते हैं सभी बच्चों से कि जब आप वीडियो देख रहे हो, तो जब आप वीडियो को लाइक करेंगे तो आपको मुश्किल से 1 सेकंड का समय भी नहीं लगेगा, शेयर करने में भी 1 सेकंड का समय नहीं लगेगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो हम वीडियो बना रहे हैं हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे देख रहे हैं, जो मेहनत करके हम ये काम कर रहे हैं उसका कोई रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो जब भी आप देखें प्लीज़ उसको आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। हम जो है धीरे धीरे सभी अनसोल्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी मैथ का अनसोल्ड भी आपका स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री का भी करेंगे, इंग्लिश का भी करेंगे। तो जब आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा तो हम आपके सभी अनसोल्ड स्टार्ट करेंगे। और एक बार फिर ये जो भी आपको सोल्यूशन मिल रहे हैं, सोल्यूशन आपको जल्दी से नहीं मिलेंगे किसी भी वीडियो पर यूट्यूब पर। ठीक है, तो आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। एक बार फिर दोबारा से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।